वेलकम आप सभी का। और आज अपन बात करने वाले हैं एक नए पैथोजन के बारे में। और ये रहेगा स्क्लेरोस्पोरा। और है ना, ये भी जैसे कि क्या है कि उमाइसीड का ही फंगस है। तो उमाइसीड के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हमारी क्रॉप्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज कोज करते हैं। तो आज अपन जो अपने राजस्थान का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप प्लांट है ना, बाजरा। तो बाजरे के अंदर होने वाली जो है ना, बाजरे में जैसे तीन बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एक तो ग्रेनियर डिजीज होती है जो अपन आज पढ़ेंगे, एक दूसरा होता है अर्गेटोक बाजरा, और तीसरा होता है स्मटोक बाजरा। तो राजस्थान के हिसाब से अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बाजरे की ये तीनों डिजीज आपको बहुत अच्छे से क्लियरली कंफर्म होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्पायरी डिजीज को। कि स्क्लेरोस्पोरा से जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, है ना, कि इसकी कई सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन अपन बाजरे के हिसाब से जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला उसके बारे में समझेंगे। कि द जीनस यानी कि स्क्लेरोस्पोरा इज रिप्रेजेंटेड बाय 15 स्पीसीज, और इन 15 में से जो 13 स्पीसीज हैं दे आर रिपोर्टेड इन इंडिया। दूसरा क्या है कि जैसे इकोनॉमिक बॉटनी भी आप पढ़ते हो तो उसे पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बाहर भी, इवन इंडिया से बाहर भी, है ना, बाजरा की खेती होती है। बाजरा ना वो एक एरिड क्रॉप है, तो बहुत सारे एरिया में बाजरा की फसल होती है। तो हमारे इंडिया के अंदर स्क्लेरोस्पोरा की बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। ऑल ऑफ द स्पीसीज ऑफ स्क्लेरोस्पोरा आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने एल्बुओ पढ़ा, वो ऐसा ही होता है। ठीक है ना। आपने जैसे प्लाज्मोपारा पढ़ा, वो भी ऐसा ही होता है। मीन्स ये है कि जो डिस्ट्रक्टिव डिजीज कोज करते हैं ना, वो सब कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, कॉजिंग डिजीज इन ए मेंबर ऑफ फैमिली ग्रैमिनी। तो ओनली बाजरे की बात नहीं है, बाजरे के अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं ग्रैमिनी जो पोएसिस ग्रुप के अंदर आता है ना। पोएसिस का नया नाम है, ग्रैमिनी पुराना नाम है। ठीक है। द सीरियस एंड कॉमन स्पीसीज जो कि आपकी है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, जो बाजरे के अंदर मेन डिजीज कोज करता है। उस पूरे फंगस का पूरा नाम क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ठीक है। पैरासिटाइज बाजरा, बाजरे का बॉटनिकल नेम होता है पैरासिटम टाइफॉइड्स। ठीक है। कॉजिंग द डिजीज नोन एज ग्रेनियर डिजीज एंड डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ बाजरा। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक ही फंगस है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, और एक ही होस्ट है बाजरा पैरासिटम टाइफॉइड्स, लेकिन उसमें सिम्टम दो बनते हैं। पहला सिम्टम जो होता है वो होता है पत्तियों के ऊपर, तो उसको अपन बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। और इंडिया के अंदर जो डिजीज है उस डिजीज में डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम्स है वो कम बनते हैं। यानी कि डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला सिम्टम, तो वो कम बनता है। क्लाइमेट वाइज जो कंडीशंस है उसको कम फेवर करती है, जबकि जो ग्रीन ईयर वाला सिम्टम है ये ज़्यादा बनता है। इसीलिए अपन डिजीज को भी ग्रीन ईयर डिजीज और बाजरा के नाम से जानते हैं। डाउनी मिल्ड्यू बाजरा के नाम से क्वेश्चन में आ सकता है, बट प्रचलित नाम जो है वो क्या है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। कि बाजरे की जो बाली होती है उसको अपन ईयर बोलते हैं। ये तो आपकी नॉर्मल बाली है जिसमें दाने लगे हुए हैं, जबकि आप दूसरी साइड में देख सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड पौधे का जो हेड है वो लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्रीन हो जाता है। दैट्स वाई ग्रीन ईयर डिजीज। तो डिजीज के दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। पहला सिम्टम पत्तियों पे आता है डाउनी मिल्ड्यू, लेकिन वो ज़्यादा कॉमन नहीं है। दूसरा आता है इनफ्लोरेसेंस, यानी कि पौधे में जब हेड निकलना स्टार्ट होता है, उसकी बाली निकलना स्टार्ट होती है, तो जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जितने भी फ्लोरेट के हिस्से होते हैं, जैसे टैपल है, स्टेमन है, कार्पेल्स हैं, ये सब मॉडिफाइड होकर के लीफी स्ट्रक्चर्स बना देती है, तो उससे इसका नाम आता है ग्रीन ईयर डिजीज। ओके। तो जैसे बाजरे के अंदर तो आ गया आपका ग्रैमिनिकोला, है ना, वो ग्रीन ईयर भी कोज करता है, डाउनी मिल्ड्यू दो सिम्टम कोज करता है। ठीक है। और यही जो सैम फंगस है, ये दूसरा हमारा एक ग्रास है, उसको अपन बोलते हैं फॉक्सटेल ग्रास।
है ना। फॉक्सटेल ग्रास आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सूडोसिरेल्स हैं उनमें आता है, और इसका बॉटनिकल नेम होता है सेटेरिया इटैलिका। जो फॉक्सटेल ग्रास है उसमें भी सेम फंगस इन्फेक्शन कोज करता है, यानी कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला बाजरे में भी डिजीज कोज करता है, प्लस फॉक्सटेल में भी डिजीज कोज करता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अल्टरनेट होस्ट उसका क्या है, या दूसरा सेकेंडरी होस्ट है, या और कौन से प्लांट्स को सेम फंगस इन्फेक्ट करता है, क्योंकि फॉक्सटेल ग्रास भी क्या है, पोएसी का मेंबर है, ग्रामिनी का मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा और जो स्पीसीज हैं जैसे कि स्क्लेरोस्पोरा सोरखाई, तो वो सोरगम वल्गेर के ऊपर इन्फेक्शन कोज करता है। ऐसे मैडिस है तो वो जियामेस के ऊपर इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो स्क्लेरोस्पोरा जो फंगस है इसकी कुछ प्रजातियां बाजरे को इन्फेक्ट करती हैं, कुछ सोरगम वल्गेर जो ज्वार है उसको करती हैं, कुछ मक्का को भी करती हैं। बट आपको बहुत स्पेशली जो सेंटर में रख के तैयार करना है दैट इज ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ठीक है। देखो ये इसके सिम्टम्स पे आप जा सकते हैं कि जो हमारी बाली होती है ना, ईयर को अपन बाली बोलते हैं, तो इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर जो बालियाँ होती हैं वो एकदम से मेलफॉर्म्ड हो जाती हैं, यानी कि वो विकृत हो जाती हैं, लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है, पत्ती से पत्ती निकलती है ना, ऐसे लीफी स्ट्रक्चर हो जाती है सारी की सारी। तो नॉर्मल जो दाने वाला भाग होता है उसको अपन कर्नेल बोलते हैं, और फ्लावर का जो हिस्सा होता है उसको अपन फ्लोरेट बोलते हैं, वो सब गेट मॉडिफाइड इनटू लीफी स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई ग्रीन ईयर सिम्टम, ग्रीन ईयर सिम्टम आता है। तो स्क्लेरोस्पोरा का आप देख सकते हैं, नॉर्मली आपने फील्ड में देखा भी होगा। ये इसके स्पॉट्स हैं, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी बात किया था कि यहाँ पे जो डाउनी मिल्ड्यू है उसमें तो कोनिडिया बनते हैं, वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, और ग्रीन ईयर है वो सेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो सेक्सुअल स्टेज के अंदर तो ओमाइसिट का मेंबर है तो oospore बनेंगे, तो oospores है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, हालांकि आपको कवर सारा ही करना है, ओके ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखो सिम्टम्स की हमने काफ़ी बातें की थी कि जो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है, पैथोलॉजी के जो हमारे बहुत ही रिनोन्ड पर्सन है प्रोफेसर E.J. बटलर, and study and reported the green ear disease caused by Graminecola. The disease has been reported from almost all the bajra growing areas in the country. कॉमन डिजीज है, जहाँ भी अपन बाजरे की खेती करते हैं वहाँ पे ये हमें मिल जाता है, ठीक है। और फिर जैसे बटलर ने ये भी रिपोर्ट किया है कि डिजीज टू बी स्पोरेडिक इन नेचर। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि जैसे कहीं कहीं पे मिलती है, हर जगह पे मतलब बहुत लंबे चौड़े एरिया में नहीं मिलती है। द लॉस ऑफ क्रॉप में भी अप टू 27 to 30%। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है, कम डिस्ट्रक्टिव डिजीज कौन है, राइट। देखो सिम्टम्स की भी हमने बात की थी कि दो सिम्टम्स आते हैं, एक डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम आता है, ये फैस सिम्टम होता है जो पत्तियों के ऊपर आता है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। दूसरा जो सिम्टम आता है वो ग्रीन ईयर होता है, जब पौधे के अंदर इन्फ्लोरेसेंस आता है, कॉप्स या ईयर्स जिनको अपन बोलते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सिंह इंडियन स्ट्रेन्स ऑफ स्क्लेरोस्पोरा प्रोड्यूस मोर ऑफ oospore, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि ग्रीन ईयर ज़्यादा बनता है। डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम कम बनते हैं, ग्रीन ईयर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। एंड लेस स्पोरेंजियोफोर्स, तो डाउनी मिल्ड्यू के अंदर पत्ती के लोअर सरफेस से स्पोरेंजियोफोर लटके रहते हैं, तो वो कम बनते हैं, यानी कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर फंगस में कम बनती हैं, सेक्सुअल ज़्यादा बनती है। एज ए रिजल्ट डाउनी मिल्ड्यू स्टेज ऑन लीव्स इज नॉट सो कॉन्स्पिक्यूअस। तो डाउनी मिल्ड्यू वाले सिम्टम हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ग्रीन ईयर वाले हमें ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो ये पहले वाला फिगर आप देख सकते हैं कि बाजरे की जो पत्तियाँ होती हैं उनके लोअर सरफेस के ऊपर हमें वाइट पैचेज मिलते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि फंगस जो होता है वो स्टोमेटा से नीचे निकल जाता है। जो स्टोमेटा होता है लोअर सरफेस के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं उनसे फिर स्पोरेंजियोफोर्स नीचे लटक जाते हैं, फिर इनके ऊपर क्या होते हैं कि ओनिडिया लगे रहते हैं ऐसे,
तो ये बहुत डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनकी ग्रोथ होती है यहाँ पे, एक कॉटनी ग्रोथ होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाउनी ग्रोथ या डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, और फिर अपन दूसरी बात करते हैं कि जो सेकंड सिम्टम है वो आता है हमारे हेड्स के ऊपर, जब बाजरे के अंदर बालियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, हेड्स, ईयर्स जिसको आप बोल सकते हैं, पॉप्स जिनको आप बोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन की वजह से कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है या आधा इन्फ्लोरेसेंस है, ये डीप स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ पे दाने बनने चाहिए थे, दानों की जगह पे क्या हो जाता है, लीफी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पत्ती जैसी संरचनाएं बन रही हैं, लीफी स्ट्रक्चर्स। अब एक्चुअल में आप थोड़ा सा साइड में इसको ऐसे समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको जैसे एम्ब्रियोलॉजी का पता होना चाहिए कि बाजरे के अंदर जो सिंगल फ्लोवर होता है, सिंगल फ्लोवर जो होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लोरेट। हिंदी में जैसे इसको पुष्पक बोलते हैं, तो जहाँ पे भी इन्फ्लोरेसेंस होता है वहाँ पे सिंगल फ्लोवर को अपन कई बार फ्लोरेट बोलते हैं, तो छोटे फ्लोवर होते हैं। अब जैसे आप एस्ट्रेसी में जाएंगे तो वहाँ भी फ्लोरेट्स होते हैं, एबीसी में जाएंगे तो वहाँ आप फ्लोवर बोलते हैं, फ्लोरेट नहीं बोलते। तो छोटे स्ट्रक्चर में फ्लोवर होता है तो फ्लोरेट वर्ड यूज होता है। अब जिसको बाजरा है तो ग्रैमिनी का मामला है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेपल पैटर्न नहीं होते, वहाँ पे टैपल्स होते हैं। ठीक है, टैपल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन होते हैं और कार्पेल होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना, ये सब ऐसे लीफ जैसे बन जाते हैं, ऐसे पत्ती जैसी संरचना, चाहे वो टैपल हो, चाहे वो स्टेमन हो, चाहे वो कार्पेल हो, इवन इसके अंदर जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स वो भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लावर के अंदर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती है दे गेट कन्वर्ट इनटू लीफी स्ट्रक्चर्स, उसी से आपका ग्रीन लीफी जो स्ट्रक्चर है, ग्रीन या सिम्टम वो बनता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे फ्लावर वाले हिस्से अगर मॉडिफाई होके पत्ती जैसी संरचना बनाते हैं तो उसके लिए एक वर्ड होता है वायरसेंस। तो वायरसेंस ये एक प्रकार का वायरसेंस है ना। डिजीज का नाम आएगा ग्रीन ईयर डिजीज, लेकिन ग्रीन ईयर डिजीज में हुआ क्या, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पत्ती जैसी संरचनाओं में बदल गए। तो पत्ती जैसी संरचनाओं में बदलने के लिए जो टर्म होता है वो टर्म क्या है, वायरसेंस। वायरसेंस आपको किस में मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा ग्रीन ईयर डिजीज के अंदर। ठीक है, या ये एक्चुअल में क्या होता है, फिलोमॉर्फी होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पत्तियों जैसे दिखाई देते हैं, फिलोमॉर्फी, ऐसे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन्फेक्टेड प्लांट की बात होती है और इंडिया के रिलेशन में अगर आप बात करें तो हमारे जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनके अंदर हमें जो बालियाँ हैं वो ग्रीन ईयर सिम्टम देती हैं। वहाँ पे फ्लोरल जो पार्ट्स हैं वो वायरसेंस में चले जाते हैं, इसलिए वो लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वायरसेंस। अब वैसे क्या है कि जैसे वायरसेंस तो यहाँ आपने पत्ते जैसा बन गया इसलिए बोल रहे हो, ठीक है। आपकी प्लांट पैथोलॉजी में वायरसेंस, फिलोडी ऐसे वर्ड आते हैं। जैसे राजस्थान के एक क्रॉप है सिसैन, है ना, जिसको अपन तिल बोलते हैं। सिसैन के जो पौधे होते हैं वो तिल के पौधे होते हैं, अपन तिल की खेती करते हैं ना, मकर संक्रांति वगैरह आप तिल के लड्डू भी खाते हो, ठीक है। तो तिल के पौधों में क्या होता है कि जो पुष्प वाला भाग होता है वहाँ गुच्छा सा बन जाता है और पत्ती पत्ती जैसे होते हैं, उसमें फ्लावर नहीं होते। तो वो भी क्या है, फिलोडी है। तो सिसैन फिलोडी डिजीज है ना, राजस्थान का एक पौधा है, तिलहन बड़ा पौधा है, उसके अंदर बीमारी है फिलोडी। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, फंगस से नहीं होती, वो फाइटोप्लाज्मा से होती है। फाइटोप्लाज्मा डिजीज है। तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स का लीफी स्ट्रक्चर्स या नॉर्मल से ज़्यादा संख्या में लीफी स्ट्रक्चर्स का बनना या नॉर्मल से ज़्यादा ब्रांचिंग होना, जैसे विचेस ब्रूम एक सिम्टम आता है वो कोज हो जाए, या वायरसेंस कोज हो जाए, फिलोडी कोज हो जाए, इनकी ज़रूरत से ज़्यादा या बेवजह पत्ती जैसी संरचनाएं बनते हैं तो उनके आसपास की ये शब्द है। लेकिन रियलिटी में ऐसे सिम्टम्स हैं वो हमारे फंगस से कम होते हैं, फाइटोप्लाज्मा से ज़्यादा होते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा वाइज कोई क्वेश्चन आता है तो वो तो सिसैन, फिलोडी, वायरसेंस ना, इन सब पे पूछा जाएगा। बट अभी हमारा जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला का केस है वो वायरसेंस जैसा केस है।
कि वहाँ पे ग्रीन ईयर सिम्टम है, वायरसेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो कर्नेल पार्ट्स होते हैं, जो फ्लोरेट पार्ट्स होते हैं, वो कन्वर्टेड होकर के लीफी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं कि अफेक्टेड प्लांट्स शो स्टंटेड ग्रोथ, बौने रह जाते हैं पौधे, ठीक है, पैर येलो हो जाएंगे, हल्के से पीले पड़ जाते हैं, थोड़े बीमार से लगेंगे। सूनर और लेटर द लीव्स स्टार्ट शोइंग क्लोरोसिस एंड स्ट्रिप्स ऑन द अपर सरफेस। तो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी और उनके ऊपर की सतह के ऊपर धारियां, स्ट्रिक का मतलब धारियां बनने लग जाती हैं, स्ट्रिक्स बन जाती हैं। जस्ट बिलो द स्ट्रिक, जहाँ पे धारी बनी है वहाँ नीचे की सतह के ऊपर डाउनी ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। तो पहला सिम्टम यही आता है कि पत्तियां वो पीली पड़ेंगी, धारियां बनेंगी, धारियों वाली जगह के नीचे की साइड में देखोगे तो स्पोरेंजियोफोर्स हैं जिनसे कॉटनी ग्रोथ आती है, यानी कि आपका जो डाउनी वाला सिम्टम है वो आने लग जाता है। द क्लोरेटिक एरियाज टर्न ब्राउन एंड इन एडवांस स्टेज सीडिंग, तो वो बाद में क्या होते हैं कि टूट जाते हैं, फट जाते हैं, ब्राउन हो जाएंगे, पहले तो पीले होते हैं। एंड द लीव्स अलोंग द स्टिक्स वेंस में टेक प्लेस, तो जो सीडिंग है वो लग जाती है, मतलब वहाँ से फटी फटी हो जाएगी पत्ते, है ना। यूजुअली द लेटरल नोड बड्स आर स्टिमुलेटेड, ये भी आपको ध्यान देना है कि इन्फेक्टेड पौधे के अंदर जो पार्श्व कलिकाएं होती है वो अतिवृद्धि में चली जाती है और जरूरत से ज़्यादा ग्रोथ आती है, तो लेटरल शूट्स डेवलप होंगे, ब्रांचिंग डेवलप होगी। दिस एब्नॉर्मलिटी व डिजीज बिकॉज अदरवाइज द प्लांट इज अनब्रांच्ड। तो नॉर्मली जो बाजरे का पौधा होता है उसमें साइड ब्रांच नहीं निकलती, लेकिन स्क्लेरोस्पोरा का इन्फेक्शन होने के बाद में उसमें साइड ब्रांच निकलती है। तो मेन जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे आपका इन्फेक्टेड पौधा वो बोना तो हर बीमारी में हो जाता है, पौधा पीला भी हर बीमारी में पड़ जाता है, लेकिन इनके अंदर एक्सेसिव ब्रांचिंग हो जाएगी, पौधा बोना भी है, छोटा भी है, पीला भी पड़ा हुआ है, पत्ते पे धारियां भी हैं और एक्सेसिव ब्रांचिंग उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। द मेन सिम्टम विल प्रोड्यूस इन द इन्फ्लोरेसेंस और ईयर, जब पौधे में बालें निकलती हैं, है ना। तो हेडिंग स्टेज के अंदर जो है वो डीफॉर्म्स कंडीशन आपको मिलेंगी और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स में बदल जाती है, मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसको अपन वायरसेंस बोल रहे थे, ठीक है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द ग्रीन लीफी मास एंड इट बिकॉज ऑफ दिस सिम्टम द डिजीज नेम इज हेंस व्हाई ग्रीन ईयर डिजीज हैव बीन अडॉप्टेड, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने फिगर में भी देखा था कि पूरी बाली भी हो सकती है, उसका आधा हिस्सा भी हो सकता है ना, और डेवलपमेंट है वो पूरा रुक भी सकता है कि बाली ना भी बने, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेन बात ये है कि वहाँ पे वायरसेंस होता है, लीफी स्ट्रक्चर्स वो बनती है। अब देखो डिजीज वाली कंडीशन में जो एक तो आपका स्टेमन का साइज होता है ना, एक टैपल का साइज होता है, और एक जैसे आप टैपल बनाएंगे तो टैपल तो बहुत छोटा सा होता है ऐसे, और लीफी स्ट्रक्चर है वो तो बहुत बड़ी बनी है, तो साइज का डिफरेंस आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑल द फ्लोरल पार्ट्स बिकम हाइपरट्रोफाइड, अतिवृद्धि को बोलते हैं हाइपरट्रोफाइड, एंड मैलफॉर्म्ड, तो जैसे बनने चाहिए वैसे बनते नहीं है, वायरसेंस में चले जाते हैं, और जितने बड़े होने चाहिए उससे ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं। तो दो वर्ड आ गए आपके पास, हाइपरट्रोफाइड, मैलफॉर्म, और एक आ गया आपके पास वायरसेंस, ठीक है, एक आ गया आपके पास फिलोमॉर। द ब्रिस्टल्स, है ना, ब्रिस्टल्स का मतलब तो पैपस होते हैं। The spikelets become hypertrophied and contorted, वो मतलब ऐसे मोटे मोटे से हो जाते हैं। The stamens and pistil become striped and leaf-like and may be suppressed altogether. It's in severely affected plant, stamens and pistil rarely develop and are replaced by small leafy shoots and awn-like outgrowth. तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स वो सारी डीफॉर्म हो जाती हैं, हाइपरट्रोफाइड हो जाती हैं, वायरसेंस में चली जाती है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन एडवांस स्टेज यानी कि बाद के अंदर देखेंगे तो अफेक्टेड प्लांट्स बियर ग्रीन लीफी एयर्स अलोंग विद ब्राउन ट्विस्टिंग्स एंड सीडिंग लीव्स, तो पत्तियां उसकी बुरी पड़ चुकी होती हैं, उनके अंदर धारियां हैं, फटी हुई हैं, और ऊपर उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, ग्रीन एयर मिलेगा। साइड ब्रांचेस भी आपको पौधे के अंदर मिलेंगे। तो इन्फेक्टेड पौधे में आपको इतने सारे सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे एनाटॉमिकली, है ना, इंटरनल देखिए, एनाटॉमिकली आल्सो द सिम्टम्स आर अपरेंट इन ग्रीन ईयर डिजीज लीव्स द वास्कुलर बंडल्स लैक द स्क्लेरिफाइड और एपिडर्मल सेल्स एंड द स्टोमेटा इज मिसिंग।
तो ये जो सिम्टम्स हैं ये एनाटॉमिकल सिम्टम्स हैं कि वहाँ पे जो वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं उन वॉस्कुलर बंडल्स के अंदर जो स्क्लेरिफाइड है ना, स्क्लेरिफिकेशन जो होता है एपिडर्मल सेल्स का और जो स्टोमेटा है वो कम हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। इसके बाद में अगर आप स्क्लेरिफाई का मतलब हार्ड सेल वॉल जिनमें हो जाते हैं, जैसे स्क्लेरन कायमा होता है जिसमें सेल वॉल बहुत मोटी हो जाती है, दृढ़ोत्तक जिसको अपन बोलते हैं, इनकी सेल में सेल वॉल मोटी हो जाती है तो वो स्क्लेरिफिकेशन कहलाता है। देखिए हार्डनेस कम हो जाती है, हार्डनेस कम हो जाएगी तो सॉफ्टनेस रहेगी, इनकी पत्तियां वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट हो जाती हैं। अब फंगस का जो बॉडी है ना, फंगस का बॉडी क्योंकि थैलस ओमाइसिड का मामला है, द थैलस इन द स्क्लेरोस्पोरा इज यूकार्पिक है ना। जो आप मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टर्म्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो दो टर्म आते हैं, एक तो आता है यूकार्पिक, एक आता है होलोकार्पिक, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है यूकार्पिक और एक होता है होलोकार्पिक। देखो होलो का मतलब होता है संपूर्ण, जैसे आपने कहा कि यीस्ट है, यीस्ट जैसे एक सेल का होता है तो उसमें वही सेल वेजिटेटिव है, वही सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अगर ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में बिहेव करता है तो हम क्या बोलेंगे, होलो। कार्पिक, कार्पिक जो वर्ड आता है वो फ्रक्टिफिकेशन से आता है ना, एस्को कार्प, बेसिडियो कार्प, कार्प का फ्रक्टिफिकेशन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट या जो फाइनल जो लाइफ का गोल होता है वो फ्रक्टिफिकेशन बनाना होता है। तो अगर हमारी सिंगल सेल होती हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका पूरा का पूरा बॉडी एज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बिहेव करता है वो तो होते हैं होलोकार्पिक। और जिनमें थैलस का एक पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा वो कहलाती हैं यूकार्पिक। जैसे माइसीलियम तो अलग रह जाएगा, एंथ्रीडियम बनेगा, ऊगोनियम बनेगा, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। तो पूरा थैलस गैमेट नहीं है तो अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, यूकार्पिक। ठीक है, तो जनरली आपको आइडिया लग जाता है कि जो सिंगल सेल्ड वाले हैं उनके अंदर आपको है ना होलोकार्पिक कंडीशन मिलती है। एंड इज मेड अप ऑफ वेल डेवलप्ड फिलामेंटस सिनोसिटिक है ना। जब सेप्टा नहीं होता है तो सिनोसिटिक कंडीशन होती है, भी मैंने आपको क्लास में बता रखा है। माइसीलियम है वो एंडोपैरासिटिक होता है कि प्लांट के जो बॉडी है वहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेसेज है बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। और है ना ब्रांच्ड एसेप्टेड, ब्रांचिंग उसके अंदर मिलेगी, सेप्टा उसमें नहीं मिलेंगे। तो वो ये तो सब ओमाइसीट के करेक्टर है। ये आपको अलग अलग फंगस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका जो है ना ओमाइसीट के जितने भी मेंबर है सब में यही करेक्टर है, राइट। द हाइफा आर इंटरसेलुलर। तो आप देखो जहां भी आप ये कहते थे ना ऑब्लिगेट और पैरासाइट, तो फिर इंट्रा नहीं होता, वो इंटर होता है कि सेल किल नहीं होती। ये भी मैंने आपको समझाया था कि अगर होस्ट की सेल मर जाएंगे तो फिर वो ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं बन सकता है ना, पैथोजन। तो ये बहुत जरूरी होता है। एंड फ्रीली ब्रांच्ड, द फंगस ड्रा इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल बाय मींस ऑफ होस्टोरिया। अब होस्टोरिया है उसमें देखो दो प्रकार के होते हैं, कि डेलीगेट बटन शेप इन द स्टेम सेल, जैसे कि आप बटन शेप देख रही है तो आपको मिलेंगे स्टेम वाले केस के अंदर, ठीक है। एंड बट आर सिंपल ब्रांच फिंगर लाइक शेप इन द मेजर पोर्शन ऑफ द लीफ। तो ये ब्रांचिंग वाली कंडीशन है, ये लीफ में मिलते हैं। तो स्क्लेरोस्पोरा के केस के अंदर जो होस्ट टिश्यू के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए फंगस वो स्टेम के अंदर तो बटन शेप होस्टोरिया यूज करता है, और लीव्स के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है कि जो फ्रीली फॉर्म स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाता है, ठीक है। फंगस इज ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट, इसलिए कभी भी होस्ट सेल को किल नहीं करता है ना। यानी कि जो होस्टोरिया है उनके बाहर क्या रहेगा, सेल की मेम्ब्रेन होती है, तो कभी भी सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन होती है बार-बार। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब जरूर करता है लेकिन सेल को कभी भी किल नहीं करता है, क्योंकि बाय नेचर दिस इज ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट। ओके, देन अपन इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि फंगस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि स्पोरेंजिया बनेंगे। स्पोरेंजिया, कोनिडिया ऐसे नाम आते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम होते हैं, प्रोड्यूस ऑन द स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। These are generally formed on the leaves when temperature and relative humidity are favorable prior to the formation of sporangiopore।
कि स्पोरेंजियोफोर बनने से पहले हाइफे जो होते हैं ना, माइसीलियम जो होते हैं ना, माइसीलियम के जो पार्ट्स होते हैं हाइफे, वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स ऑफ मेसोफिल इन द इन्फेक्टेड लेयर, यानी कि जहाँ पे धारियाँ बन रही थी उस जगह की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन द स्पोरेंजियोफोर्स आर टू बी फॉर्म, टफ्ट ऑफ वर्टिकल हाइफे, टफ्ट का मतलब गुच्छा होता है, जैसे बंच होता है कई सारे, आप एक मुट्ठी में पकड़ते हो, टफ्ट होता है, टफ्ट ऑफ वर्टिकल हाइफे रीच द एयर स्पेस beneath द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के नीचे जो एयर स्पेस होता है वहाँ पे कई सारे हाइफे हैं वो आ जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियोफोर इज एसोसिएटेड विद द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन बाय द फंगस ग्राउंड ऑन द होस्ट, वहाँ पे काफी सारा न्यूट्रिशन है वो फंगस सोखता है। कॉन्सिक्वेंटली द क्लोरोप्लास्ट ऑफ होस्ट सेल्स आर वुली और पार्शली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एंड गिविंग द पेल येलो कलर। तो फंगस वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ करता है ना, उसके वर्टिकल हाइफे जिनसे बाद में स्पोरेंजियोफोर बनेंगे वो बन जाते हैं, न्यूट्रिशन पौधे से सोख लिया जाता है, पौधा पीला पड़ जाता है ना, और डाउनी स्ट्रक्चर्स हैं सारी की सारी, लोअर सरफेस की तरफ चल रहा है। द स्पोरेंजियोफोर्स एमर्ज आउट ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है ना, ये लोअर सरफेस की बात है, क्योंकि डाउनी सिम्पटम जहाँ भी आएगा आप अपर एपिडर्मिस पे नहीं जाएंगे, लोअर एपिडर्मिस पे जाएंगे, ठीक है। ईच स्पोरेंजियोफोर जो होता है इज स्टॉट, स्टॉट का मतलब ऐसे बोना बोना सा, ब्रॉड हाइफा, थोड़ा चौड़ाई वाला, अनब्रांच्ड इन द लोअर पार्ट, गिविंग आउट ए फ्यू, यानी कि 2 से लेके 6 थिक शॉर्ट ब्रांच, जो कि डाई से लेके ट्राइकोटोमस की हो सकती है अपने ऊपर वाले भाग के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक सिंगल स्पोरेंजियोफोर है ना, नीचे से कैसा है अनब्रांच्ड और ऊपर से कैसा है ब्रांच। अब ब्रांचिंग में भी क्या है कि हर एक ब्रांच बाद में बाई ट्राई ऐसे उसमें डाइकोटोमस, वो डाइकोटोमस ट्राइकोटोमस ऐसे ब्रांचिंग है। तो स्टोमेटा में से तो केवल एक स्टॉक निकलता है इसका, और आगे जो लटका हुआ भाग है वो क्या है, हाईली ब्रांच्ड है, और हर एक टर्मिनल पोर्शन के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्पोरेंजिया लगा हुआ है। तो इट इज अबाउट 100 माइक्रोन इन द लेंथ एंड 10 to 15 माइक्रोन इन विड्थ, उसकी बात हो रही है पूरे स्ट्रक्चर की। द स्पोरेंजियोफोर आर सोलन टू अबाउट दिस ब्रांचिंग अकर, द अल्टीमेट ब्रांचेज और स्टेरिगमाटा। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, ये क्या वर्ड आया है, स्टेरिगमाटा। अब स्टेरिगमाटा जैसे आप फंजाई पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो बोर्ड मेंबर्स है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा स्टेरिगमाटा। स्टेरिगमाटा एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी स्पोर या कोनिड या कुछ भी अपन लेते हैं वो जहाँ से अटैच होता है, जैसे ये कुछ पार्ट है हाइफे का, वो जहाँ से अटैच होता है ना, इस अटैचमेंट वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिगमाटा बोलते हैं। तो आखिरी पार्ट जहाँ से वो टचमेंट जो होता है ना उसको अपन स्टेरिगमाटा बोला जाता है, ठीक है। वैसे स्टेरिगमाटा यहाँ पे बोलना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्टेरिगमाटा अपन बैसिडियोमाइसिट्स में ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं। तो स्टेरिगमाटा बैसिडियोमाइसिट का शब्द है, लेकिन वो एक फाइन अटैचमेंट को बताता है, ठीक है। तो स्टेरिगमाटा बियर स्पोरेंजिया विच आर फॉर्म ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ द टिप ऑफ स्टेरिगमाटा एंड देन कट ऑफ बाय अ सेप्टम आफ्टर फ्यू न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म आर ट्रांसफर्ड टू द स्वेलिंग। तो इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं। When mature, sporangia get detached from the sporangiophore and accumulate on the leaf surface, that is downy mildew। देखो पूरे स्पोरेंजियोफोर भी वहीं पे हैं, कोनिडिया भी वहीं पे, पत्ती की लोअर साइड के ऊपर ये सब एग्जिस्ट करता है। प्रत्येक जो स्पोरेंजियम होता है ना ये वाला, कलरलेस है, राउंड है, हल्का सा इलेप्टिकल है ना, एक साइड में हल्का सा से खींचा हुआ इलेप्टिकल, ठीक है। पैपिलेट है ना, और एक पैपिला जैसा है, एक छोटा सा चोंच जैसा है, पैपिलेट है, ठीक है। और इसका मेजरमेंट जो होता है वो 13 से 34 माइक्रोन और 12 से 23 माइक्रोन इसकी साइज होती है। तो 13 से 34 तो इसका क्या हो गया, एक साइज हो गया, दूसरा इसका चौड़ाई हो गया। माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। द स्पोरेंजियम हैज ए थिन स्मूथ वॉल, तो एक बहुत पतली सी वॉल इसके पास होती है। तो ये तो आपका रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर, यानी कि जो लोअर सरफेस होती है उस लोअर सरफेस से आपके जो स्टोमेटा है वहाँ से ये ब्रांच स्पोरेंजियोफोर्स वो लगे रहते हैं, और हर एक स्पोरेंजियोफोर है वो आगे जाके मल्टीपल ब्रांचिंग देता है, और ब्रांच का जो टिप है वो स्टेरिगमाटा की तरह बिहेव करता है। उसके ऊपर एक हाईलाइन कलर के पैपिलेट जो स्पोरेंजिया है वो लगे रहते हैं,
ओमाइसीट का एक करैक्टर है कि सिनोसिटिक अवस्था होती है तो स्पोरेंजिया भी कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं लेकिन इनमें कोई वॉल नहीं है, सिनोसिटिक जैसे हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो हमने बाकी ओमाइसीट में पढ़ी है कि मैच्योर स्पोरेंजिया जब पत्ती के ऊपर गिरेगा ना, फॉल ऑफ एंड जर्मिनेट्स ऑन द फ्यू ड्रॉप्स टू क्लीवेज ऑफ देयर कंटेंट टू फॉर एट 13 बाई फ्लैजिलेट बीन सैप जो स्पोर। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हमने बाकी जगह पे पढ़ा ना, सेम वही कि जैसे मॉइस्चर कंडीशन वगैरह सब मिलेंगी तो इसके अंदर क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, क्लीवेज भी है, मेटामॉर्फोसिस है, यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे और हर एक सेल बाद में जूस स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। और जूस स्पोर इसके वैसे होते हैं, किडनी सेल, बीन सेल, रेनिफॉर्म, है ना। इनको अपन क्या क्या नाम बोल सकते हैं, रेनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, रेनी किडनी के लिए होता है, किडनी सेल भी बोल सकते हैं, इसको बीन सेल भी बोल सकते हैं, जो मोट के दाने होते हैं उनको बीन बोलते हैं, बीन सेल। तो जूस स्पोर्स बनते हैं, दोनों फ्लैजिला बहुत स्मूथ होते हैं, विप्लैश फ्लैजिला होते हैं, थोड़ा फंजाई का अगर आपको आइडिया हो तो ये विप्लैश प्रकार के फ्लैजिला जिनको अपन प्रतोद कसाबिकाएं बोलते हैं, राइट। तो जूस स्पोर्स बनते हैं, जूस स्पोर्स बाद में क्या करेंगे, स्विमिंग करेंगे और बाद में वापस से जो इन्फेक्शन है उसके लिए काम आ सकते हैं। अगर जूस स्पोर वापस से इन्फेक्शन के काम आते हैं तो दिस विल बी सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये तो मैटर रह जाता है अपना एसेक्सुअल साइकिल का, कि एसेक्सुअल साइकिल का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आप समझ लीजिए दोबारा से कि लीव्स से है पहली बार, और लीव्स की डाउन सरफेस से है, और जो सिम्टम बनेगा वो बनेगा डाउनी मिल्ड्यू, और वहां पे क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर बनते हैं। स्पोरेंजियोफोर कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, आपने देखा उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं बस, और स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट करते हैं तो उनसे बाद में क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, आपने जो भी डिजीज पढ़ी है उसमें ऐसा ही आता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो पैरिनेशन वाली संरचनाएं बनती हैं, जैसे आप स्पोर वगैरह बनाएंगे तो उससे सेकेंडरी नहीं प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन अभी हमने डिस्कस किया इज सब्सिक्वेंट बिहेवियर इन स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला हैज बीन स्टडीड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पैथोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू सफेला एंड थ्रिंगस्लर। बाकी जो स्टडीज की हुई है कि टेम्परेचर जो होता है वो 15 से 25 डिग्री इसके लिए फेवरेबल होता है, और स्पोरेंजिया नहीं बनेंगे अगर टेम्परेचर वो 28 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन सब में मीट आउट होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने पे मॉइस्चर कम हो जाता है, मॉइस्चर कम होने पे जो जूसपोर का अपन स्कोप अप्लाई करना चाहते हैं वो स्कोप भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जनरली ऑप्टिमम कंडीशन फॉर स्पोरेंजिया डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया अकर्स ड्यूरिंग अगस्त सेप्टेम्बर, जिस समय पे हम ना जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे लगभग हम जुलाई अगस्त के अंदर बाजरे की फसल है वो ले रहे होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिजीज इज मोर कॉमन, क्योंकि मॉइस्चर इज हाई, रेनी सीजन चल रहा होता है वो। तो अगर बादल रहते हैं, लगातार बारिश होती है, धूप नहीं आती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, मॉइस्चर होती है, तो डिजीज फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो वेटसन क्लेम दैट स्पोरुलेशन जो है, स्पोरुलेशन हो, स्पोर बनना, स्पोरेंजिया बनना इज ए नॉक्टर्नल, ये स्पोरेंजिया वो रात में बनते हैं। अब एक्चुअल में क्या है, देखो ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छा बुक है, ये वैसे क्या है कि जो प्लांट पैथोलॉजी की बुक नहीं है, ये फंजाई के लिए बुक है ना, फंजाई की बुक जो आते हैं ना, फंजाई फॉर डिग्री स्टूडेंट्स ना, जो एस्टर्न पब्लिकेशन का बुक है, ये वहाँ से आप उसको समझ रहे हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बहुत ही जैसे हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो इन बुक से डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इन नॉक्टर्नल इन, अगर क्वेश्चन आ गया कि स्पोर फॉर्मेशन नॉक्टर्नल कौन से फंजाई में, तो अगर आपने ये लाइन देखी है तो आप बता सकते हो, वरना इसको करने का कोई ऑप्शन किसी स्टूडेंट के पास है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि नॉक्टर्नल जैसा कुछ भी होता है। इसलिए आपको अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है ना। बाकी जो वर्कर्स हैं है ना, इफ रिपोर्टेड दैट इफ प्रॉपर एंड सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एग्जिस्ट ड्यूरिंग द डे स्पोरेशन टेक प्लेस। तो कंडीशन अगर फेवरेबल होती है तो दिन में भी हो सकता है, लेकिन नॉक्टर्नल बोलने का मतलब कि रात के अंदर टेम्परेचर कम होता है ना, क्योंकि आप अगस्त सितंबर की बात कर रहे हो तो
वेरिएबल टेम्परेचर वो नाइट में ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया अकर विद इन 30 मिनट्स एट 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दे रिमेन वाइबल फॉर 6 आवर एट 20 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं डिजीज़ के स्प्रेड होने के लिए या डिजीज़ के फैलने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो थोड़े से आप ध्यान देंगे। देन आफ्टर हम जा सकते हैं कि फंगस से जब लेट सीजन होते हैं, जब पौधे पक जाते हैं, मॉइस्चर कम हो जाती है, रेनी सीजन का एंड हो जाता है, तो स्पोर बनना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती, तो फंगस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs during unfavorable condition, that is the typically oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि आपके एंथ्रीडिया, oogonia वो सब बनेंगे। आप डायरेक्टली इसको फिगर से समझ सकते हैं। फिगर का जो हाफ पार्ट था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप वापिस यहाँ आ जाइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे है ना oogonia मानता है और एंथ्रीडियम मानता है। अब oogonia के केस में क्या होता है कि एक सेंटर में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको अपन बोलते हैं ooप्लाज्म, सेंटर वाले को अपन बोलते हैं ooप्लाज्म, इसी को अपन ooस्फीयर भी बोल सकते हैं। और बाहर जो रह गया उसको अपन बोलते हैं पेरिप्लाज्म। वैसे सारा oogonia होता है, लेकिन उसके सेंटर का जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा डेंस होता है, तो वो क्या रहता है ooप्लाज्म बाहर का होता है, वो पेरिप्लाज्म। स्टार्टिंग में क्या होता है कि सारे न्यूक्लियस ऐसे फैले रहते हैं, लेकिन जब फाइनल रिप्रोडक्शन से पहले की बात आती है तो उसमें केवल एक न्यूक्लियस बनता है, बाकी सारे शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर जो एंथ्रीडियम है उससे कॉन्टैक्ट ट्यूब बनती है, उससे मेन न्यूक्लियस है वो ooप्लाज्म के अंदर जाता है, और फिर उनके बीच में कैरियोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी वो सब होता है। और ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। अब ये भी क्या है कि फंजाई के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे गैमेट्स कांटेक्ट नहीं करते हैं। जैसे oogonia है तो ये क्या है, गैमेटेंजियम है, युग्मक धानी है, मादा युग्मक धानी का नाम है, मादा युग्मक धानी। और ये है एंथ्रेडियम, ये क्या है, नर युग्मक धानी है। तो यहाँ पे मादा युग्मक के रूप में तो एग न्यूक्लियस है, वो तो अंदर है, और यहाँ पे मैन न्यूक्लियस है, वो भी एक डॉट जैसा जो दिख रहा है ना, ये एक मैन न्यूक्लियस है, ये भी एक वो फीमेल न्यूक्लियस है ऐसे। तो गैमेट के नाम पे तो न्यूक्लियस है, वो तो फ्यूज बाद में होते हैं। एक्चुअल में कौन कांटेक्ट कर रहे हैं, युग्मक धानियाँ कांटेक्ट करती हैं। जब आप मतलब कि जाइगोमाइसीट में जाते हैं, पाइरोमोल्स वगैरह पढ़ते हैं, म्यूकर वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे गैमेटेंजिया कोपुलेट करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एक कांटेक्ट होता है, एक मिक्स होना होता है। तो कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो इसी लेवल के होते हैं कि आपके कौन से फंगस के अंदर गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, कौन से फंगस के अंदर गैमेटेंजियल पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का मतलब कंप्लीट फ्यूजन है कि एक दूसरे के अंदर पूरे समाहित हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या है। यहाँ पे केवल माइग्रेशन होता है कि न्यूक्लियस जाता है, बाकी एंथ्रीडियम अपना अलग रहेगा, oogonia अलग रहेगा। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू जो मेल न्यूक्लियाई हैं वो ट्रांसफर होते हैं oogonia के ooप्लाज्म में, और वहाँ जो एग न्यूक्लियस है उसके साथ में फ्यूज करते हैं। जो फंक्शनल न्यूक्लियस है वो फीमेल गैमेट है, वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब से ये अंदर आ गए, दोनों कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी हो जाती है, बाद में कैरियोगेमी हो जाती है, और ये हमारा बन गया oospore, है ना। oospore के पास एक काफ़ी मोटी भित्ति होती है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, एंडोस्पोरियम सबसे अंदर, उससे बाहर जो भित्ति होती है उसको अपन मेसोस्पोरियम, और सबसे बाहर वाली को एक्सोस्पोरियम। तो 3 लेयर्स होती हैं इसके पास। तो oospore बनता है, oospore के अंदर जो oogonia की भित्ति है वो भी होती है, मदर वॉल है वो भी एग्जिस्ट करती है, उसका खुद का भी भित्ति होता है, और कंप्लीट इसके पास एक बहुत मोटी भित्ति होती है, जिसे क्या करता है, पेरिनेशन करता है। यानी कि जो चीर कालिका है वो इसी की वजह से होती है कि जब लिविंग होस्ट या बाजरे की फसल उपलब्ध नहीं होती है तो फंगस है वो oospore के रूप में ओवर विंटरिंग करता है, पेरिनेशन करता है, तो बिकॉज उसके पास एक बहुत मोटी भित्ति होती है। ठीक है, तो आपका जो सॉइल है उसमें पड़ा रहेगा, है ना, फसल के जो बचे हुए भाग हैं डेब्रिस उसमें पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये oospores हैं जो पड़े रहेंगे। या कई बार क्या होता है कि जैसे आपके थ्रेशिंग किया, आपने किसान ने जैसे फसल से दाने निकाले, थ्रेशिंग करता है,
तो गलती से इन्फेक्टेड प्लांट भी उसने बांध रखा है और हेल्दी प्लांट भी है, तो बाजरे के जो सीड्स हैं उनके ऊपर भी चिपक सकता है वुड स्पॉर। तो वुड स्पॉर मिट्टी में भी हो सकते हैं, वुड स्पॉर डेब्रिस में भी हो सकते हैं, वुड स्पॉर सीड्स में भी हो सकते हैं, और थ्रेशनिंग करेंगे तो बहुत सारा डस्ट क्रिएट होता है, तो वुड स्पॉर्स हैं वो हवा में भी हो सकते हैं, लेकिन बाद में वो सेटल डाउन होकर सॉइल में आएंगे। क्योंकि जब आप अप्रैल के अंदर फसल से आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, थ्रेशनिंग कर रहे हो, तो अगली फसल आप लेते हो तब तो बीच में बारिश आ जाती है, तो सारा जो एयर के कंटेंट है वो सॉइल के ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो फाइनली या तो सॉइल में है, तो मेनली अपन सॉइल बॉर्न के रूप में लेते हैं, सीड बॉर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि दानों के ऊपर भी जो है ना कॉन्टामिनेशन वो रह सकता है। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये मियोसिस में जाएगा, फिर जर्म ट्यूब बनेगी, वो वापस से इन्फेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसका सेक्स रिप्रोडक्शन देख सकते हो, लेकिन वो कब मिलेगा? जब अनफेवरेबल टाइम होता है, यानी कि बाजरे की फसल का जो सीजन है वो लगभग खत्म होने वाला होता है। इसका लॉजिक ये होता है कि फंगस को लिविंग होस्ट चाहिए, और बाजरा अगर सूख गया है तो लिविंग होस्ट नहीं है, और बाजरे की क्रॉप तो नेक्स्ट ईयर आएगी, तब तक फंगस कहाँ जाएगा? तो वो रेस्टिंग स्टेज में जाता है, वुड स्पोर बनाता है, और वुड स्पोर बनाने के उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी कुछ फीचर्स को आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैच्योर वुड स्पोर होता है वो लगभग गोलाकार होता है, ग्लोबोस, डार्क ब्राउन इन कलर एंड 30 to 52 माइक्रोन इन डायमीटर। The spore does not germinate readily, तो हाँ जर्मिनेट नहीं करता है, अंडरगो ए प्रोलॉन्ग रेस्टिंग पीरियड। फिर काफ़ी लंबे टाइम तक वो क्या कर सकता है? सॉइल के अंदर पड़ा रह सकता है, एक्टिव पड़ा रहेगा। ठीक है, वुड स्पोर कॉन्स्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एट द डिजीज इज सॉइल बॉर्न। तो ये बाय नेचर आपको पता होना चाहिए कि फंगस कहाँ से आएगा? मिट्टी से आएगा। और कैसे आएगा? मिट्टी के अंदर वुड स्पोर पड़े हैं, और मिट्टी में वुड स्पोर क्यों नहीं खत्म हो रहे? क्योंकि उनके पास क्या है? रेजिस्टेंस पावर है, अच्छी मोटी भित्ति है, जिससे वो रेस्टिंग स्टेज में जा सकते हैं। ड्राई सॉइल्स आर मोर फेवरेबल फॉर इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट। तो जहाँ भी बाजरे की खेती होती है वहाँ पे एरिड कंडीशन है, मिट्टी में पानी ज़्यादा नहीं होता है, ड्राई सॉइल्स होते हैं, तो फंगस के लिए अच्छा है। इन्फेक्टेड सीड्स हैं वो भी हो सकते हैं, इन्फेक्टेड सीड्स या इन्फेस्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि सीड्स के अंदर कुछ नहीं है, सीड के बाहर चिपका हुआ हो सकता है, कंटेनिंग वुड स्पोर, और द माइसीलियम आल्सो सर्व एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलस। लेकिन मैन क्या होता है? सॉइल बॉर्न। मैन क्या होता है? सॉइल बॉर्न। अब आप इसके कंट्रोल मेजर्स पढ़ सकते हैं कि डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, या कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या रहेंगे। एक तो आप रोटेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि जो पैथोजन का जो प्रोपेग्यूल है वो वुड स्पोर है, वुड स्पोर मिट्टी में पड़ा है, तो हम एक क्रॉप रोटेशन पैटर्न यूज़ करें, अगली बार वहाँ पे बाजरे की फसल ना लें, और कई सालों तक अगर हम फसल ना लें तो है ना डिजीज़ के दोबारा से रीअकरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसे जो डिजीज प्लांट्स हैं उनको अपन रिमूव कर दें, ताकि जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस वगैरह हैं वो सब ना फैलेगी। एक बार कोई पौधा बीमार हो गया, आपको सिम्टम दिख गया ना, उसमें एक्सेसिव ब्रांचिंग आ रही है, वो थोड़ा सा बोना रह गया, उसकी पत्तियां नीचे से चेक कर लो, तो ऐसे पौधे को उखाड़ के आप हटा दो, या आप पौधों के ऊपर स्प्रे करोगे। स्प्रेइंग ऑफ द प्लांट विद डायथीन M45। तो पौधे जो फील्ड में खड़े हैं उनके ऊपर आप फंजीसाइड के रूप में डायथीन M45 का क्या करोगे? स्प्रे करोगे। या आपके जो बीज हैं, बीजों को जब हम फसल के लिए काम में लेते हैं, उसकी सोविंग करते हैं, तो बीजों को रोपने से पहले हम क्या करें? उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हम मेटलेक्सिल 25 या मेटलेक्सिल 35 जो है तो वो काम में ले सकते हैं कि सीड ट्रीटमेंट में हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल करें। मेटलेक्सिल 25 या मेटलेक्सिल 35 वो क्या करता है कि पैथोजन को किल कर देता है, और डिजीज में जो इन्फेक्शन के चांसेज हैं वो सीड बॉर्न जो होते हैं, सीड से चांसेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट के बाद में हमें एक स्प्रे जो हमारी फसल होती है उसमें भी करना होता है मेटलेक्सिल का। अपन मेटलेक्सिल का काम में ले सकते हैं, डायथीन को काम में ले सकते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि सीड ट्रीटमेंट
जो फंजीसाइड्स अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, स्टडी ऑन सी ट्रीटमेंट विद सर्टेन फंजीसाइड कैरिड आउट बाय अंडर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मिलेट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो जो भारत सरकार का प्रोग्राम है कि पूरे भारत के अंदर जो मिलेट क्रॉप्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए जो ऑल इंडिया लेवल का कोऑर्डिनेट प्रोग्राम है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि 50% कंट्रोल ऑफ द डिजीज शुड बी अचीव थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स। अगर हम बीजों का उपचार करते हैं या उपाय से पहले बीजों को अपन पहले से ट्रीटेड कर देते हैं तो लगभग 50% चांसेस कम हो जा सकते हैं। फंजीसाइड टेस्टेड वर ए मिक्सचर ऑफ 0.1% एग्रोसान जियान एंड 0.4% थीरम। तो हम फंजीसाइड के रूप में 0.1% जो सॉल्यूशन है एग्रोसान जियान का वो काम में ले सकते हैं, या हम जो थीरम होता है उसका 0.4% जो सॉल्यूशन है वो काम में ले सकते हैं। तो जो केमिकल फंजीसाइड्स हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज में कौन से केमिकल्स हैं वो काम में लेते हैं। इसके बाद में आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि HB5 है, PHB10 है, PHB14 है। तो ये भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। स्क्लेरोस्पोरा इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट बाजरे की वैरायटीज़ में कौन सी हैं तो आपको पता होना चाहिए। HB5 है, PHB10 है, PHB14 है। ठीक है, ये फंजाई वाइज आप इसका टैक्सोनॉमिक पोजीशन है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अलेक्टोपोरस की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखो ये उमाइसी क्लास में है, ऑर्डर इसका पैरनोस्पोरेलीज है, फैमिली इसकी पैरनोस्पोरेसी है, जीनस स्क्लेरोस्पोरा हो गया, स्पीशीज ग्रैमिनिकोला जो बाजरे के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, और अलेक्टोपोरस और मिम्स के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने देखो इसको कहाँ रखा है, डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास उमाइसीड्स है, ऑर्डर वही पैरोस्पोरा, फैमिली वही है, जीनस है, स्पीशीज है। तो अलेक्टोपोरस क्लासिफिकेशन या मिम्स के क्लासिफिकेशन वाइज इनका क्या है, उमाइसीड क्लास में रखे गए हैं, ऑर्डर क्या है पैरनोस्पोरेलिस। तो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से आता है। क्लास को लगभग बच्चों को पता होती है कि ऑर्डर कौन सा है, पैरनोस्पोरेलिस से बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन है कि आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि फीचर्स ऑफ पैरनोस्पोरेलिस आर मोर एडवांस देन पाइथियेसी, जिसमें पाइथियम आता है। देखो पाइथियम ने जो डिजीज कॉज की थी उसको हमने बोला था डैम्पिंग ऑफ, दैट वाज डैम्पिंग ऑफ। वो वीक पैरासाइट होता है, ठीक है, वो फैकल्टेटिव पैरासाइट में भी आया था कि वो इतना वीक है कि नॉर्मली तो वो सेप्रोफाइट ही होता है, तो वो फैकल्टेटिव पैरासाइट में अपन उसको काउंट कर रहे थे। तो जो वीक वाले हैं वो पाइथियम पाइथियेसी से बिलोंग करता है, और ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, ये पैरनोस्पोरेलिस से बिलोंग करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग पैरासाइट है और पाइथियम कैसा है, वीक है। तो क्या डिफरेंस हो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरनों की बात हो रही है कि पैरनों वाले क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। आप देख लीजिए जो पाइथियम वो क्या था, फैकल्टेटिव पैरासाइट था, ऑब्लिगेट नहीं था। Infected plant do not perish outgrowth, so the fungus can produce sporangia. इन्फेक्टेड प्लांट वो जिंदा रहता है, पेरिस का मतलब खत्म नहीं होता, वो मरता नहीं है, वो स्पोरेंजिया डेवलप करता है। इन सम केसेस इन द रेस्टिंग स्पोर बिफोर द एग्जिस्टिंग ऑफ फूड सप्लाई। तो पौधा मरने से पहले उस स्पोर तक बना के देता है। पाइथन के केस में तो छोटा पौधा मर जाता है, डैम्पिंग हो होते हैं, पौधा के अंदर 4-5 पत्तियां भी नहीं आती उससे पहले मर जाता है। द हाइफी आर इंटरसेलुलर एंड ओनली द होस्टोरिया है वो होस्ट सेल में एंटर करता है, और कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। पाइथियम वो किल कर देता है, स्वेलिंग कॉज होती है। स्पोरेंजिया व्हिच आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली एंड इन लार्ज नंबर आर इनवेरिएबली डेसिडुअस। तो स्पोरेंजिया वो झड़ते रहते हैं, ठीक है, दे कैन बी डिस्पर्स बाय फेवरेबल कंडीशन, तो डिजीज फैलती बहुत ज़्यादा है। There is a progressive elimination and subsequent replacement of the readily vulnerable motile stage zoospore by the less vulnerable germ-tube method. Sex organs are formed in the host tissue, इसलिए वो प्रोटेक्टेड है ना। एंथ्रीडियम ओवोनियम वो कहाँ बन रहे हैं, जो ग्रीन ईयर सिम्टम है वहाँ बन रहे हैं, तो प्रोटेक्शन है। ऊस्पोर
उनके पास बहुत मोटी रेजिस्टेंट वॉल है, तो वो एडवर्स कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकते हैं। तो फंगस के पास एडवांस फीचर्स हैं, जो अपने होस्ट को मारता नहीं है, अपने होस्ट का पूरा इस्तेमाल करता है, अपने होस्ट से ऊस्पोर्स बनवाता है, होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करता है, अपने कोनिडिया हैं वो बनाता रहता है और फैलते रहते हैं। ये सारे फीचर्स हैं जो पाइथन के अंदर नहीं है। तो ये अपना जो सेक्शन था उसमें हमने तो ये अपना एक डिजीज का क्लास रहा, जिसमें हमने स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के बारे में समझा। और राजस्थान के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। आप राजस्थान से बाहर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी बॉटनी से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लांट पैथोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक अच्छी बुक से कवर करने से आपको बहुत सारे जो है ना, एक लेवल जो होता है ना कंटेंट का, वो आपका तैयार रहता है। और एक अच्छे मेंटर की भी आपको हमेशा ज़रूरत होती है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके देन, थैंक यू सो मच। क्लास को आप लाइक कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।